अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। वजीर आजम पाकिस्तान का कौमी असम्बली में खिताब। इमरान खान कायदे ऐवान है या चेयरमैन तहरीक इंसाफ? ऑपोजिशन की अदम मौजूदगी में तुंदो तेज बयानात। मकसद खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना था या फिर ऑपोजिशन को पैगाम पहुंचाना? वजीर आजम के खिताब में -1 का एतराफ। क्या ऑपोजिशन ने खुद वजीर आजम को खिताब का मौका फराहम किया? क्या ऑपोजिशन जमाते -1 की हामी है? ये सवाल आज के दस्तक में उठाएंगे। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, हुकूमती नाअहली के नताइज सामने आना शुरू। यूरोपीय ममालिक में 6 माह के लिए PIA की परवाजों पर पाबंदी। क्या वजीर हवाबाजी के बयान के मजीद नुकसानात आना बाकी हैं? क्या एविएशन इंडस्ट्री का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया है? ये सवाल भी आज के दस्तक में उठाएंगे। और फिर कोरोना लॉकडाउन, इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफा, खवातीन को ऑनलाइन हिरासा करने के वाकयात भी बढ़ने लगे। तहकीकाती इदारे खवातीन की शिकायत पर गौर क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल भी आज के दस्तक का हिस्सा होगा। आज के दस्तक का आगाज करते हैं पाकिस्तान के हीरोज के तस्करे से। उन हीरोज को आज खिराज अकीदत पेश करते हैं कि जिन्होंने अपने लहू का खिराज देकर वतन अजीज के चिरागों को रोशनी अता की है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया है। वही दुश्मन जो पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने के दर पर है, जो पाकिस्तान की गलियों को लहू से भरना चाहता है, जिसने पाकिस्तान की माशी शहरत को काटने की कोशिश की, लेकिन कौम के इन बहादुर सपूतों ने वतन अजीज की छाती को खून से रंगीन करने के ख्वाब अपने सीधे पेश करके चकनाचूर कर दिए। कौम इन शहीदों को सलाम करती है, जिन्होंने अपने लहू से इस देश की मांग में सितारे भरे हैं, जिन्होंने अपनी जानें देकर कई घरों के चिराग बुझने से बचा लिए हैं। हमारा सलाम है उन बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड्स को कि जिनका नहीफ जिस्म भी वतन अजीज की हिफाजत के लिए मजबूत चट्टान बन गया। कौम फख्र महसूस करती है उन बहादुर बेटों पर जिन्होंने दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर कर दिए, निस्तो नाबूद कर दिए। कौम के हीरोज, आप जिंदा हो, हमेशा जिंदा रहोगे। आज़म पाकिस्तान ने भी कौम के इन हीरोज को खिराज तहसीन पेश किया है। इनको आज इसलिए खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये बहुत बड़ा इन्होंने कुर्बानियां देके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबला करके एक बहुत बड़ा सानिया, जो कि बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। यकीनन शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई। और दो नीम उनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। यकीनन पूरी कौम को इन शोहदा पर फख्र है और हम भी इन शोहदा को सलाम पेश करते हैं। राजी तो बेटे राजी होते हैं। अब कुछ जिक्र करते हैं सियासी मंजरनामे का। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने ईवान से धुआंधार खिताब किया है। जिस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान तकरीर कर रहे थे, उसी दौरान ईवान में ऑपोजिशन के बेंचेस पर जैसे हू का आलम था, मुकम्मल सुकूत तारी था, मुकम्मल सकता। इसका मतलब यह नहीं है कि ऑपोजिशन हमतन गोश थी और वजीर आजम पाकिस्तान के खिताब को तंदई से सुन रही थी, बल्कि ईवान में ऑपोजिशन थी ही नहीं। तो फिर क्या, वजीर आजम को दिल की भड़ास निकालने का खूब मौका मिला। आज कौमी असम्बली का इजलास तहरीक इंसाफ के जलसे का मंजर पेश कर रहा था। खिलाड़ी और हवारी डेस्क बजा बजा कर कप्तान को दाद दे रहे थे। इजलास के दौरान कप्तान की तारीफ में भरपूर नारेबाजी भी की जा रही थी और यह मौका उन्हें खुद ऑपोजिशन ने फराहम किया। यह कोई पहला मौका नहीं था कि वजीर आजम ईवान में धुआंधार खिताब कर रहे हैं। इससे कबल जब जब हुकूमत पर कड़ा इम्तहान आया, उन्होंने आगे बढ़कर खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया। वो अपनी तकरीर के जरिए खिलाड़ियों का मोराल बुलंद करते रहे। हर मुश्किल वक्त का हल वजीर आजम की नजर में सिर्फ एक जज्बाती तकरीर ही दिखाई देता है। ये तकरीर जरूरी क्यों थी? वजीर आजम को खिलाड़ियों बढ़ाने की जरूरत क्यों पेश आई? इसका जवाब खुद वजीर आजम ने दौरान तकरीर ही दिया। ये जो रिफॉर्म्स मैंने आपको कह दी, जो हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, मैं खुद सारा, मैं पूरा मेरे ऑफिस से सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम इस तरह इसलिए चला रहे हैं, जो मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं कि उसी से हमारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। कि एग्रीकल्चर को पूरी हम मदद कर रहे हैं। और फिर तीसरी इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर स्मॉल और मीडियम, इनकी पूरी कोशिश करेंगे इनको चलाने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कायदे ऐवान की बजाय चेयरमैन तहरीक इंसाफ वाला अंदाज था। आज की तकरीर और आज से 2 साल कबल की जाने वाली तकरीर में कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। खासी ममासलत थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वज़ीर आज़म जहां आज से 2 साल कबल खड़े थे, आज भी वहीं पर मौजूद हैं। आज के खिताब और आज से 2 साल कबल के खिताब में कितनी ममासलत है, ये आपको बताएंगे। मगर इससे पहले आज के खिताब की अहम बात,
वजीर आजम जो 2 रोज कबल ये कह रहे थे कि मेरे अलावा कोई और चॉइस मौजूद नहीं है, कोई मुतबादिल नहीं है, मगर आज उनका अंदाज बदला बदला सा था। उनके मुताबिक कोई कुर्सी मजबूत नहीं होती। साथ ही उन्होंने -1 का इशारा। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। स्पीकर साहब, मैं अपने घर में रहता हूं, सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूं सिवाय ट्रैवल के और सिक्योरिटी के, जो कि मैं नहीं कर सकता। मैं इसलिए करता हूं कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। कभी भी मुझे अपने असूलों पे और नजरिए पे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। शायद वजीर आजम को इस बात का इदराक हो गया है कि जब कोई खुद को नागुज़ीर समझने लगे और उसे गुमान होने लगे कि मुझे ना तो हटाया जा सकता है और ना ही गिराया जा सकता है, तो फिर समझ लीजिए कि उसका जवाल उसकी अपनी दहलीज पर दस्तक दे रहा होता है। इस बात को समझने के लिए तारीख का सहारा लेते हैं। साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इक़्तिदार को खतरात लाहक हुए तो उन्होंने एतमाद भरे लहजे में ना सिर्फ अपने हवारियों बल्कि मुखालिफिन को बावर कराया कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। उन्हें लग रहा था कि उनकी कुर्सी मजबूत है, मगर शायद वो ये नहीं जानते थे कि वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। वक्त का बेरहम पहिया घुमा और 1977 को वक्त के वजीर आजम की कुर्सी उल्टा दी गई। कहते हैं तारीख खुद को दोहराती है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यह नारा बुलंद किया कि उनकी हुकूमत को कोई गिरा नहीं सकता है, मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। बीबी शहीद की हुकूमत को न सिर्फ गिराया गया बल्कि 2 बार वजीर आजम मुंतखब होने वाली बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार से अलहदा करके घर भेज दिया गया। मुल्क की सियासी तारीख में 3 बार वजीर आजम का मनसब संभालने वाले नवाज शरीफ ने हैदराबाद के सर्किट हाउस में बैठकर एक बार कहा था कि उनकी हुकूमत को कोई घर नहीं भेज सकता, मगर शायद वो भी इस मुसल्लिमा हकीकत से नाबल थे कि वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। नवाज हुकूमत का न सिर्फ तख्ता उलट दिया गया बल्कि उन्हें जला वतन भी होना पड़ा। 3 बार वजीर आजम रहने वाला इस वक्त भी ना सिर्फ कड़े एहतसाब के शिकंजे में है बल्कि उसे जेल की हवा भी खाना पड़ी है। वतन अजीज की इस सियासी तारीख के तनाजुर में अगर आज कोई ये कहता है कि वो नागुज़ीर है या उसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है, तो फिर शायद सियासी तारीख से ये सबक हासिल करने की ज़रूरत है कि वक्त का पहिया बड़ा बेरहम है। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान को इक़्तिदार संभाले तकरीबन 2 साल का अरसा बीत चुका है। आज से तकरीबन 24 बरस पहले वो सियासत में क्यों आए और किस तरह का पाकिस्तान देखना चाहते थे, जरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सुनता है। 22 साल पहले मैं क्यों सियासत में आया था। एक वो आदमी जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया था, उसको कोई पॉलिटिक्स कुछ नहीं दे सकती थी, जो कुछ भी ना करता तो बड़े आराम से अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकता था। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क का पोटेंशियल था, जो हमारा मुल्क जिस तरह ऊपर जा रहा था, जब मैं बड़ा हो रहा था इस पाकिस्तान में, मैंने खुद देखा कि ये मुल्क ऊपर जाते हुए फिर नीचे आता, और हमने नीचे आता ऐसे देखा कि एक गवर्नेंस सिस्टम का कोलैप्स देखा और करप्शन का। मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बने जो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने जो सोचा था पाकिस्तान का, हम किस तरह का पाकिस्तान चाहते। देखिए, मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, उस रियासत के अंदर जिस तरह का इंसानियत का निज़ाम आया, पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में एक फलाई रियासत बनी। मैं वो उस रियासत मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निज़ाम बने जिधर हम अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी लें। जो हमारी रियासत बन गई है वो उसका उल्टा है। मेरे रियासत, आप चाहते थे कि पाकिस्तान वैसा मुल्क बने जैसा हमारे बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा था। आपकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान रियासत मदीना की शबी हो, एक ऐसी रियासत कि जहां माजूरों, बेवाओं और यतीमों का हक उनसे ना छीना जा सके, जहां अमीर हजरत उमर फारूक की सीरत की पैरवी करे। आपकी इस अजीम सोच को सलाम, मगर क्या आपने सोचा कि आप इन 2 सालों में इस मकसद से कितना करीब आए और कितना दूर होते चले गए। आपको आज तनकीद का सामना है, टीम परफॉर्म नहीं कर रही, डिलीवर नहीं कर रही और मुखालिफिन की तोपा का रुख आपकी जानिब है। अगर आप आज भी अपनी समत का तय्युन कर लें और सब कुछ छोड़कर सिर्फ आवाम से किए गए वादों पर फोकस करें तो यकीन मानिए
कि वाकई आपके अलावा कोई चॉइस नहीं है। मेरे रियासत मुल्क की गरीब आवाम के लिए आपके सीने में किस कदर दर्द था और गरीब मजदूरों और बच्चों और माओं के लिए आप क्या सोचते थे, आपको याद कराते हैं। हमारे 45% बच्चे पाकिस्तान में, उनको बीमारियां, स्टंटेड ग्रोथ, ना वो पूरे कद पे पहुंच सकते हैं, ना उनके ज़हन ग्रो कर सकते हैं। 45% बच्चे को हमने यानी कि मौका ही नहीं दिया इस मुल्क में आगे जाने का। दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा हमारी ख्वातीन प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के पॉइंट पे मरती है। हमारी दुनिया के अंदर हाईएस्ट रेट है। गंदा पानी पीने की बीमारियों से हमारे बच्चे मरते हैं क्योंकि हम साफ पीने का पानी नहीं दे सकते। तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि हम पूरा जोर लगाएं इस मुल्क में इस निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए। एक मुल्क की पहचान ये नहीं होती कि उनके अमीर लोग कैसे रहते हैं, मुल्क की पहचान ये होती है कि उनका गरीब तबका कैसे रहता है, कमज़ोर तबका कैसे रहता है। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर एक छोटा सा जजीरा हो अमीर लोगों का और गरीब लोगों का समुंदर हो। हमारे सामने मिसाल है चाइना की। चाइना ने 30 साल में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। मेरे रियासत आप गरीब आदमी को पसमानदगी से निकालने के लिए चीन जैसे तरक्याफ्ता ममालिक की मिसालें दिया करते थे, मगर आज गरीब आदमी से पूछकर देखिए वो क्या सोचता है। क्या उसके मसाइल कम हो सके हैं या उनमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा ही हुआ है। मेरे रियासत आप यकीन कीजिए कि अगर आज भी आपकी समत गरीब आदमी की बेहतरी की जानिब हो जाए और उसे सुख की सांसें मैसर आ सकें तो आपके अलावा वाकई कोई चॉइस नहीं है। मेरे रियासत वज़ारत उज़्मा का हल्फ लेने से पहले एक वादा आपने अपने मुखालिफिन से भी किया था। वो वादे मुखालिफिन से किया था, वो क्या है वो भी आपको याद कराते हैं। मैं करना चाहता हूँ कि कोई भी हमारा जो मुखालिफ हुआ, हमारे खिलाफ जिन्होंने वोट्स दी, मेरे ऊपर ज़ाती तौर पे कभी भी मेरे ख्याल में किसी सियासी लीडर पे इस तरह के पर्सनल अटैक्स नहीं हुए जो मेरे पे पिछले 3 साल पे हुए हैं। मैं इस सारों को, ये सब को भूल चुका हूँ। ये सब मेरे पीछे हैं। ये मेरी ज़ात की बात नहीं है, मेरे मुल्क की बात है। हमारा जो कॉज है वो मेरी ज़ात से बहुत बड़ा है। कोई इंशाल्लाह मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी, किसी मुखालिफ के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। हमारा कोई गलत करेगा उसको भी कानून पकड़ेगा। जो मर्जी गरीब अमीर ताकतवर कमज़ोर जो इस मुल्क के कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे कि हम ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे। हमारी जो इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन, वो सबसे ज़्यादा चेक रखेंगी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान पे चेक रखेगी, इमरान खान के वजीरों पे रखेगी। अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। यकीन कीजिए कि एक लम्हे को महसूस हुआ कि कुरूने उला की मुस्लिम खिलाफत का ज़माना लौट रहा है। मदीना की रियासत की जानिब कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन मेरे रियासत आपके सियासी मुखालिफिन आज भी आप पर सियासी इंतकाम का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या एहतसाब सबके लिए का नारा महज नारा ही था? आपकी हुकूमत में माफियाज दर माफियाज सर उठा रहे हैं। कभी आटा, कभी शुगर, कभी IPPs और कभी पेट्रोल माफिया। यानी आवाम के लिए रिलीफ नहीं, तकलीफ ही तकलीफ है। माफियाज के लिए हालात आसान और आवाम के लिए बहरान ही बहरान। यकीन मानिए कि अगर आप मामलात इससे बरक्स हो जाए, इसको संभाल पाए, गवर्नेंस बेहतर हो जाए, तो यकीन कीजिए आपके अलावा वाकई कोई चॉइस नहीं है। ये तमाम सवालात अपनी जगह पर मौलात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो जिस वक्त वजीर आजम आज ईवान से खिताब कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन को ईवान के अंदर होना चाहिए था? क्योंकि वो तमाम बातें जो वजीर आजम शायद ऑपोजिशन की मौजूदगी में नहीं कह पाते थे, आज ऑपोजिशन ने वो तमाम बातें कहने का मौका दे दिया वजीर आजम को। नहीं, देखें वो बातें वजीर आजम जो है वो यहाँ ईवान में अगर उन्होंने इन बातों को करना मुनासिब समझा तो ये उनकी अपनी अक्ल व फ़हम है। वो ये बातें कहीं और भी कर सकते थे और अपोजिशन ने जो बातें ईवान के अंदर करनी थी, अगर वो वहाँ पे नहीं हो सकी तो वो बाहर उन्होंने आके सड़क पे करनी। बात तो जिसने भी जो करनी है उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मामला ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ आज एक वफाकी वज़ीर ने जो रवैया अपनाया और जिस किस्म की जो है वो ज़ाती और यानी बिलो दी बेल्ट जो है वो तनकीद उनके ऊपर की, उनकी लीडरशिप के ऊपर की, तो उसका जवाब पीपल्स पार्टी देना चाहती थी। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नवीद कमर साहब एक ऐसे यानी हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है कि वो हमेशा हर बात में वो मुफाहमत और जो है वो सुलहजुई की तरफ होते हैं। उनका कभी वोट जो है वो बाइकआउट के हक में नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन राना साहब आज तो इमरान खान साहब ने
ये सियासी अखलाकी जो गिरावट है उसकी वजह भी साबिका माजी के हुक्मरानों को करार दे दिया कि अखलाकियात की गिरावट की वजह भी असल में माजी के हुक्मरान है। सुन ले, यानी वो तो खैर, यानी मैं वो पहली बात मुकम्मल कर लूँ कि उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने इसका बाइकआउट किया। तो PMLN और दूसरी जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं, JJUIF या दूसरे, वो सब लोगों ने उनका साथ दिया और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का ये बाइकआउट जो है ये जस्टिफाइड था। अब आ जाए कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो इस मुल्क में सियासी लेवल पे अखलाकी गिरावट है उसकी ज़िम्मेदार जो है वो अपोजिशन है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो इतना बड़ा झूठ है, ये तो मिसल जो है वो आफताब है जो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में सियासी रवादारी को और सियासी अखलाकियात को तबाह करने वाली एक ही शख्सियत है और उसका नाम इमरान खान साहब है। अच्छा राना साहब, आज असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ, अली जैदी साहब वाले वाक़े की तरफ आप इशारा कर रहे हैं नवीद कबर साहब के साथ, इससे पहले भी कुछ दिन में जो कुछ हो रहा है हम इसको कंडेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए हैं। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने जहां उनकी तोपों का रुख बिलुमूम अपोजिशन की तरफ था, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करना नहीं भूले। उन्होंने पनामा वाली तकरीर भी याद कराई, माजी के बयानात जो मीडिया में दिए गए वो भी याद कराए, और ख़ास तौर पे और तो और उन्होंने जो लिबरली करप्ट का लेबल भी लगा दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर। नहीं देखें, जो इमरान खान साहब है ना, उनका मंशूर, उनका नस्बुलैन, उनका एजेंडा, उनका फ्यूचर प्लान, उनका सब कुछ एक ही है और वो सिर्फ़ है अपोजिशन को गालियाँ देना, अपोजिशन के ख़िलाफ़ तकारीर करना, अपोजिशन को नुकसान पहुँचाना, अपोजिशन से इंतकाम लेना, तकब्बर, नफ़रत जो है ये उनका माटो है। इसके अलावा और उनके पास कुछ नहीं है। पिछले 2 सालों में कोई उनकी प्लानिंग, कोई उनका विजन, कोई उनकी सोच, कोई उनकी गवर्नेंस, कोई चीज़ आई। लेकिन राना साहब वो ये कह रहे हैं कि उनके पास बहुत कुछ है और ऑपोजिशन को खतरा ये है कि जो चीज़ें उन्हें मिल रही हैं असल में वो जो है वो उनकी बका को खतरा है। आज इमरान खान साहब ने कहा हमारे पास बहुत कुछ है और बहुत सारा डेटा हमें मिल रहा है ऑपोजिशन के खिलाफ, आप कह रहे कुछ नहीं है। नहीं चले आप इसको जो है वो फैक्चुअल पोजीशन पे ले आएँ। आप मुझे बताएं कि सबसे बड़ा उनका दुश्मन या जिसे वो दुश्मन समझते हैं या मुखालिफ, वो मियाँ नवाज शरीफ है ना। तो क्या कर दिया उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ का? मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अब तक 1 रुपए की करप्शन का ये इल्ज़ाम नहीं लगा सके। जो उनके खिलाफ दोनों रेफरेंस बनाए हैं और रेफरेंस को आप उनकी चार्जशीट पढ़ें। राना साहब एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, मेरा ख्याल आप बेहतर तौर पे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दे सकते हैं। आज वैसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा है कि अब रिफॉर्म्स के अंदर ही बचत है, अगर रिफॉर्म्स हमने ना की तो फिर मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। अब लोग ये पूछते हैं कि क्या हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? तो राना साहब आपको लगता है कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? देखें, लगता ये है, ये कोई मेरी कोई ज़ाती राय नहीं है, ये मुख्तलिफ लोग, अब आप देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो यहाँ पे अजलास के दौरान जो है वो पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पे मौजूद थे। मामला ये है कि इस वक्त आम आदमी की ज़िंदगी को आपने, हुकूमत ने जिस तरह से अजीरन कर दिया है, आटा बहरान के बाद, चीनी बहरान के बाद, अद्वियात बहरान के बाद, पेट्रोल बहरान के बाद, और उसके बाद साथ कोरोना बहरान भी ले लें। अब अगर इन चीज़ों का जो है वो हल गवर्नमेंट ने और अपोजिशन ने मिल के ना किया या अकेले अकेले ना किया, तो पोस्ट कोरोना सूरत हाल ये है कि लोग बाहर निकलेंगे और ये मुल्क अफरा तफरी और अनारकी का शिकार हो जाएगा। अपोजिशन को लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना लोग पहले अपोजिशन को डंडे मारेंगे और उसके बाद जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपोजिशन के कंसेंसस के साथ मशरूत है। तो राना साहब क्या अपोजिशन हलकों के अंदर को -1 का जो फार्मूला या -1 का मुतालबा ज़ेर गौर है? नहीं, देखें, -1 का फार्मूला मुझे नहीं मालूम कि वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो किस सेंस में ये बात की है। देखें, सूरत हाल ये है कि कोई भी जमात, अगर आप PMLN को आज को कहे ना कि जी ठीक है हालात बड़े ख़राब हैं, आएँ आप गवर्नमेंट बनाएं और आप जो है ये इन मसाइल को हल कर दें, PMLN नहीं हल कर सकती, पीपल्स पार्टी भी नहीं कर सकती, PTI भी नहीं कर सकती। ये इनका दावा है कि हम कर सकते हैं, मैं दावे से कहता हूँ कि ये नहीं कर सकते। इन मसाइल का हल जिस बुरी तरह से, आप देखें
मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। जो इकोनॉमी को लोग जानते हैं, आप उनका बैठ के ज़रा उनका एनालिसिस सोचें कि वो आपको क्या बता रहे हैं कि आने वाले 6 माह में आप कहाँ पे पहुंचेंगे। बिल्कुल ठीक है, आप तो मेरा ख्याल उस इमरानी मुआहदे की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसकी तरफ इशारा फवाद चौधरी साहब ने बहुत अरसे पहले किया था। इमरानी मुआदे का दोबारा से जो है आज वो वक्त आन पहुंचा है। अगर आपने अब ना किया तो फिर वक्त गुजर जाएगा। लेकिन राणा साहब एक सवाल मेरा ऑपोजिशन से भी है ना सर, वो ऑपोजिशन जो मौलाना के धरने से लेकर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर इकट्ठी नहीं हो पाई है, क्या वो अब इकट्ठी हो पाएगी? पहले ऑपोजिशन का इकट्ठा होना जरूरी है, उसके बाद नेशनल कंसेंसस तो फिर आएगा ना सर। देखें, मुझे लगता ये है कि शायद वो इकट्ठी ना हो पाती, लेकिन अब हुकूमत का और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो रवैया है ये उसे इकट्ठा कर चुका है। उसका मुज़ाहरा जो है ये पोस्ट कोरोना सूरत हाल में हो जाएगा। जिस दिन ये सोशल डिस्टेंस ख़त्म हो के लोगों के इकट्ठे होने पे जो है ये जो पाबंदी है या जो एक यानी लोगों का एक ख्याल है कि इससे बचा जाए ताकि कोरोना से जो है वो महफूज रहा जाए, जिस दिन ये ख़त्म हुआ उसी दिन आपको ये इसका अमली मुज़ाहरा जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राणा सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे यूरोपीय यूनियन की PIA की परवाज़ों पर पाबंदी के मामले की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वही हुआ जिसका डर था। वफाकी हुकूमत की जानिब से PIA पायलट्स की डिग्रीज के मामले पर खदशा जाहिर किया जा रहा था कि मुल्क की एविएशन इंडस्ट्री डूब सकती है। इम्कान था कि दुनिया पाकिस्तानी पायलट्स पर सवालात उठाएगी। डर था कि पाकिस्तानी परवाज़ों और पायलट्स की इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी आयद हो सकती है। तमाम खदशात आज दुरुस्त साबित हुए हैं। आज बाकमाल लोग और लाजवाब सर्विस की हामिल कौमी एयरलाइंस के यूरोप में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौमी असम्बली से खिताब के दौरान भी कौमी एयरलाइंस के माजी और हाल का तकाबली जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो रिपोर्ट पब्लिक ना करते, पायलट्स की जाली डिग्रीज और बोगस लाइसेंसेस के मामले को आवाम के सामने ना लाते, बात की जिम्मेदारी उनके सर पर होती। कहते PI की रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस है, यानी लोगों की जानों खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। वज़ीर आज़म के खिताब के बाद ही यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने मेंबर ममालिक में PIA की परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। EASA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैट्रिक काई ने अपने खिताब में लिखा है कि एयरलाइन ये साबित नहीं कर सकी कि उसने सेफ्टी मैनेजमेंट के निज़ाम के तमाम अनासर का मौसर तौर पर इत्तलाक किया है जो शिकागो कन्वेंशन के मुताबिक दरकार हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि EASA को मिलने वाली मालूमात के मुताबिक बुध 24 जून को पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पाकिस्तानी पार्लियामान को बताया था कि एक तफ्तीश के नतीजे में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान में काम करने वाले 860 पायलट्स में से 260 से जायद पायलट्स को जो हुक्काम ने लाइसेंस जारी किए हैं वो धोखाधड़ी के जरिए हासिल किए गए, वो डुबियस हैं। इन मालूमात की बुनियाद पर EASA को पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंसेस की दुरुस्तगी के बारे में तशवीश है। खत में 22 मई को कराची में होने वाले तैयारा हादसे की मिसाल भी पेश की गई है। एजेंसी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान पायलट्स के लाइसेंस का मामला 3 से 4 माह में हल करने का दावा कर रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर तहकीकात मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल नहीं हो सकी तो पाबंदी का दौरानिया बढ़ाया भी जा सकता है। खत में मजीद कहा गया है कि हमें यकीन नहीं है कि PIA पायलट्स के लाइसेंस के मामले को हल कर पाएगी। एयर सेफ्टी एजेंसी के मुताबिक PIA इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है, ताहम नजरसानी के लिए फीस अदा करना होगी। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी यानी EASA की जानिब से इस मुअत्तली का इतलाक मंगल रात 12 बजे से होगा। इस खबर के सामने आने के बाद बैनुल अक़वामी मीडिया में PIA के हवाले से सवालात एक बार फिर उठना शुरू हो गए हैं। एक बार फिर जो नेशनल फ्लैग कैरियर है उसको हजीमत उठाना पड़ रही है। सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई कौमी एयरलाइंस के पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं? माजी में पायलट्स के लाइसेंसेस पर तहकीकात क्यों नहीं की गई? हुकूमती इक़दामात की एविएशन इंडस्ट्री पर मजीद कितना पड़ सकता है? इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सरबराह PIA एजाज हारून हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके वक्त के लिए। PIA इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद से अब तक हर रोज एक नया इंकशाफ सामने आ जाता है। आज यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बैन कर दिया यूरोप के अंदर, और फिर डुबियस लाइसेंसेस के हवाले से जो खबर सामने आ रही थी, आज 28 पायलट्स को बरतरफ किया गया है। एजाज हारून साहब,
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर इतने नकाइस थे, एविएशन में इतने प्रॉब्लम्स थे, तो ये पीआईए चल कैसे रही थी? आप बेहतर तौर पे कमेंट कर सकते हैं। अब खैर मैं इस पे तो नहीं कमेंट करना चाहता कि पीआईए चल कैसे रही थी, मगर ये जो आज एआसा का आया है कि जिसमें इन्होंने पीआईए का जो सीईओ इन्होंने सस्पेंड कर दिया है फॉर 6 months इफेक्टिव टुमारो। तो वो जो है बेसिकली टीसीओ इज़ थर्ड कंट्री ऑपरेशन जिसको कहते हैं, और ये पीआईए को 2016 में इन्होंने इशू किया था मई के अंदर। ये कोई इस वजह से नहीं हुआ है जो कल या जो थोड़े दिनों पहले जो इन्होंने फेक लाइसेंसेस का फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया, ये सिलसिला कोई 1 साल से चल रहा था। और इस सिलसिले में जब ये यासा आपको टीसीओ क्लियरेंस देती है, विच मीन्स के एक ब्लैंकेट क्लियरेंस देते हैं दैट यू कैन ऑपरेट इनटू एनी यूरोपियन कंट्री, वो ये फिर आपको उसके साथ एक होता है कि इट्स अ कंटिन्यूड कंप्लायंस की एक उन्होंने आपको सारी चीज़ें दी होती हैं कि जी आप ये करेंगे एंड दे कीप ऑन मॉनिटरिंग। इस सिलसिले में इन्होंने पीआईए के साथ जून 2019 में और सितंबर 2019 में उन्होंने मीटिंग्स की और उन्होंने हाईलाइट किया कि जी कुछ चीज़ें हैं जो आप कंप्लाई नहीं कर रहे। पीआईए ने उनके ऊपर उनके साथ मीटिंग करके जवाब दिया, तो कोई 6 चीज़ें थीं। 6 चीज़ों में से 5 चीज़ों के ऊपर तो उन्होंने चलो पीआईए की मान ली, उन्होंने कहा ठीक है, मगर उन्होंने कहा कि जी जो आपका सेफ्टी है उसके ऊपर अभी भी वी फील कि यू आर नॉट अप टू द मार्क, यू नॉट कंप्लायंस। और उन्होंने पीआईए का जो उनका दे इंक्रीज जो उनकी जो लेवल जो थी वो फ्रॉम लेवल 2 दे ब्रॉट इट टू लेवल 1। लेवल 1 मीन्स के समथिंग विच इज़ वेरी वेरी अनसेफ। सो जब लेवल 1 भी हो गया तब भी पीआईए को उन्होंने कहा कि जी आप अपने सेफ्टी डिपार्टमेंट, अब ये देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैंडल होती है सेफ्टी डिपार्टमेंट से। और ये पहले भी डिस्कस हुआ था कि जी पीआईए का जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो जो चीज़ें हो रही हैं उनकी मॉनिटरिंग नहीं करता, उनके ऊपर लोगों को चेक नहीं कर रहा। बिल्कुल एजाज़ साहब, इस लेटर के अंदर जो यासा की जानिब से इशू किया गया है उसमें वाज़े तौर पर लिखा गया है कि मोरओवर फॉलोइंग द रीसेंट ट्रेजिक इवेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज फेस्ड इंक्लूडिंग फ्लाइट PK 8303 on May 22 and the initial findings laid down in the preliminary accident report showing successive breaches multiple layers of safety defenses, यानी मल्टीपल लेयर जो है सेफ्टी डिफेंसेस की ब्रीच की गई थी। अब आप ये कह रहे हैं कि लेवल 2 से लेवल 1 में डाला गया और उसके बाद अब सस्पेंड कर दिया गया है, तो यकीनन इन 6 माह के अंदर कोई ना कोई इस हवाले से हिदायत जारी की होंगी कि आप इसको ओवरकम करें, तो उसके बाद हम फिर ये रिस्ट्रिक्शंस आप पे ऊपर से उठा लेंगे। तो आपको लगता है कि 6 महीने के अरसे के अंदर ये इश्यूज ओवरकम कर सकते हैं? नहीं, देखिए ना, ये हिदायत अगर आप देखें, ये जो अभी जो रिसेंट क्रैश हुआ है उसमें जो रीज़न है, ये बात मैं पहले कई मरतबा कह चुका हूँ कि 2 और आपके पहले मतलब मेजर एक्सीडेंट्स हुए थे फॉर द सेम रीज़न। अब आप समझते हैं कि कोई नई दुनिया में लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, देर कॉन्स्टेंटली सीइंग। उन्होंने देखा कि भाई इनका एक तुर्बत में हो गया, एक गिलगित के अंदर हो गया, ये वाला तो अब कराची में हो गया। तो आई डोंट थिंक इन पीआईए एनीबडी वाज सीरियसली लुकिंग एट इट। इस पे तो आई थिंक द पर्सन हु इज द चीफ पायलट ऑफ सेफ्टी, हु हेड्स द सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑफ पीआईए, I think he needs to be seriously taken to task. I mean, but I am told कि जी वो बंदा रिटायर हो गया तो उसको दोबारा रख लिया और फिर उसको वही पोजीशन दे दी गई। तो अब आप पता नहीं उसका क्या पौवा है या उसकी क्या ऐसी महारत है जो पीआईए की मैनेजमेंट को नज़र आ रही है उसके अंदर कि उसको nobody is questioning that gentleman. And आपको मैं बताऊं कि in 2009 पीआईए को इन्होंने ऑथराइज किया था ICAO ने कि आप सेफ्टी ऑडिट करें नेपाल एयरलाइंस का। यानी वी यूज्ड टू डू अ सेफ्टी ऑडिट फॉर अदर एयरलाइंस, वी वर नॉमिनेटेड, वी वेंट एंड आवर पीपल वेंट एंड डिड सेफ्टी ऑडिट। यानी हमारा ये स्टैंडर्ड था उस वक्त सेफ्टी का विद देम कि वो हमें नॉमिनेट करते थे कि जी पीआईए हमारी तरफ से आके सेफ्टी ऑडिट करेगी। और आज ये हो गया कि वो आपने जो अभी पढ़ के सुनाया, मैं दोबारा नहीं रिपीट करता, कि देयर सक्सेसिव ब्रीचेस and the multiple layers जो हैं वो they are constantly
जो सेफ्टी डिफेंसेस है उनको वो ब्रीच कर रहे हैं, और दे आर नॉट, देयर इज अ सीरियस मैनेजमेंट स्पेशली एज फार एज द सेफ्टी इज कंसर्न। अच्छा एजाज साहब, अभी वजीर हवाबाजी ने जो ईवान के अंदर तकरीर की उसमें उन्होंने बताया कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि जाली डिग्रीज का प्रॉब्लम आया था, जिसमें 4 पायलट्स की डिग्रीज भी बोगस थी, जाली थी, और अब वो कह रहे हैं कि टोटल 800 पायलट्स में से 262 जो है उनके लाइसेंसेस डुबियस थे, मशकूक थे, और उनमें से 28 को बरतरफ किया गया है। यानी वो ये कहते हैं कि वो पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले होता रहा है, लेकिन इस तरह से एक्सपोज नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि वजीर हवाबाजी ने जो तकरीर की है उसमें क्योंकि एक्सपोज हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया में हम लाइमलाइट में आए हैं, तो उसके बाद हमें ये सैंक्शंस हम पर लगाई जा रही हैं, यही मामला है सिर्फ, या जैसे आप बता रहे हैं कि असल में ये बहुत देर से चल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो खुद कह रहे हैं कि जी ये हम 1.5 साल 2 साल से ये इंक्वायरी होके ये रिपोर्ट बनी हुई थी। तो भाई जब आपके पास ये रिपोर्ट थी तो आपने किसको, उस वक्त आपने डिपार्टमेंट में लिखा कि भी आपके पास इतने लाइसेंसेस हैं जो कि हमारे हिसाब से फेक हैं, उनको दे नेवर डिड एनीथिंग, देयर वाज नो एक्शन एज फार एज दैट इज कंसर्न। द ओनली थिंग दे डिड इज उन्होंने एक 17 लोगों की लिस्ट भेजी थी PIA को, और वो उसमें से कुछ लोगों को उन्होंने क्लियर भी कर दिया। अब कल मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा है जिसमें इन्होंने वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एक दिन पहले दिया है और उसके अगले दिन इस लिस्ट के अंदर उस बंदे का नाम डाला हुआ है कि तुम्हारा लाइसेंस फेक है। दे हैव इशूड अ वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कि आपका लाइसेंस सही है। सो दिस आई थिंक देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। या तो ये किया जा रहा है कि भाई एयरलाइन को ऐसा बना दें कि लोग कहें कि यार इस एयरलाइन से जान छुड़ाओ, इसको बंद करो, इसको खत्म करो, इसको बेच दो। हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट, और इसके कितने सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकता है? द गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल। Who else will be responsible? देखिए ना, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है, और फिर जो लोग विद इन डिपार्टमेंट्स, सिविल एविएशन के अंदर तो आई थिंक अभी तक आपने 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया। सिविल एविएशन को किसी ने कोई पूछ ही नहीं रहा कि भाई आपके पास 2 साल से या 1.5 साल से आपके पास ये रिपोर्ट पड़ी हुई थी, तो आपने इस रिपोर्ट के ऊपर क्या एक्शन लिया है? नो एक्शन। एंड अगेन सारा नजला PIA पे उतर रहा है। और भी लोग हैं और प्राइवेट पे, ये किसी की कोई बात नहीं है, इट इज ऑल PIA। तो आई मीन आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट इट सीम्स के PIA को ऐसा बनाया जा रहा है कि लोग मिन्नतें करेंगे, यार इसे जान छुड़ाओ, इसको ख़त्म करो, इसको दो किसी को, और अल्लाह जाने, मे बी देयर इज समथिंग इन द बैकग्राउंड, बट आई मीन It doesn't make sense the way the whole thing is यानी जो इशारा आप दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कोई बात हो रही है, या पस मंजर के अंदर कुछ ऐसी साजिशें मौजूद हैं, ये कह रहे हैं आप? अब तो प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, अब तो गिफ्टाइजेशन होगी। कोई गिफ्ट ही दे देंगे किसी को तोहफे में, ये क्योंकि कोई प्राइवेटाइजेशन में कौन आएगा इसी एयरलाइन को लेने के लिए? वो तो मतलब इट विल बी ऑल कुक्ड अप, द ब्रॉथ इज कुक्ड, उसको आज मैं पढ़ रहा था कि आज कि भाई रूजवेल्ट को दे वांट टू सेल। रूजवेल्ट के ऊपर जो PIA की लायबिलिटीज थी वो कम हो गई हैं। अब उसको वो किसी को 90 कहते वी आर ओनली गिविंग ऑन 99 years लीज। व्हाट इज अ 99 years लीज? 99 years लीज इज ऑलमोस्ट ओनरशिप। आप क्यों भाई एक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दे रहे हैं जो कि दिस शुड बी अ नेशनल एसेट? PIA के अंदर यही चीजें, ये वो है ना, कहते हैं कि दीज आर द ज्वेल्स ऑफ द क्राउन which they want to remove, and they just। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हारून साहब आपका। साबिक सरबराह PIA एजाज हारून हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि इंटरनेट खवातीन के लिए अजाब क्यों बन गया है, इंटरनेट पर किस तरह खवातीन को हरासानी का सामना करना पड़ता है। इस पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान जिंदगी मुंजमद हो गई है। शहरी घरों तक महदूद हैं। अक्सर अफराद घर बैठकर दफ्तरी उमूर सर अंजाम दे रहे हैं। इसी वजह से मुल्क में इंटरनेट का इस्तेमाल भी बढ़ चुका है। इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफे के साथ ही ऑनलाइन हरासा करने के वाकयात में भी इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 माह में ऑनलाइन हरासा करने के वाकयात में 189% इजाफा देखने में आया है। ये डेटा साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन के जरिए से इकट्ठा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मार्च और अप्रैल के महीने में ऑनलाइन हरासा करने के वाकयात में 189% इजाफा देखने में मिला है। डेटा के मुताबिक इन ऑनलाइन हरासा करने के वाकयात में 74% खवातीन की जानिब से रिपोर्ट किया गया है, जबकि 19% मर्दों ने केसेस रिपोर्ट किए हैं। साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन पर रिपोर्ट किए जाने वाले इन वाकयात में तस्वीर, वीडियोस
और दीगर जाती मालूमात के जरिए ब्लैकमेल करने की शिकायत शामिल हैं। अब वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन की वजह से साइबर हरासमेंट ऑफिसेज बंद हैं, जिसकी वजह से सारिफीन की जानिब से शिकायत ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए की जा रही हैं। ये आदाद शुमार हमारे समाजी रवैयों पर सवालिया निशान है। दुनिया भर में इंटरनेट के मौसर इस्तेमाल को फरोग दिया जा रहा है, जबकि हम इसे जराइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत ऐसे वाक़यात की बहकुनी के लिए तहकीकात करे और सज़ा और जज़ा के निज़ाम को मज़ीद मौसर किया जाए। हुकूमत की जानिब से बरवक्त इक़दामात ही ऐसे वाक़यात से बचा सकते हैं। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।